विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। खबर आती है कि हरियाणा में अमित शाह का दौरा कैंसिल हो गया। हरियाणा इलेक्शन में क्या क्या नहीं हो रहा, चुनाव आयोग वहां टोट के कर रहा है। मतलब ऐसा क्यों लगा? पॉलिटिक्स, हरियाणा के पॉलिटिक्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आज आपको बताता हूं। सीमा पर 200 दिन से धरने पर बैठे किसानों से मिलने जाती है। इस बात की चर्चा फिर तेज हो जाती है कि विधानसभा चुनाव पास में है तो वो चुनाव तो लड़ सकती है। पेरिस से लौटने के बाद उनकी नई दिल्ली हवाई अड्डे से लेकर के हरियाणा में उनके गांव तक कांग्रेस ने जैसा इवेंट बनाया, उससे भी ये सवाल और उठने लगे कि क्या कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगी? माहौल तो ऐसा बना। यही सवाल किसानों के बीच शंभू बॉर्डर पर भी उठा, लेकिन विनेश ने सवाल का टाल दिया। बोले कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि वो राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती हैं, क्लोज। लेकिन इससे ये सवाल थम नहीं रहा। माना जा रहा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवानों में से एक या दो लोगों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसमें विनेश फोगाट के साथ साथ साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया के नाम भी सामने आ रहे हैं। इसकी चर्चा हो रही है। ये दोनों भी काफी सक्रिय थे और सोशल मीडिया पे मोर्चा खोले रहते हैं। अब विनेश के पेरिस से वापसी के जुलूस में ये दोनों पहलवान भी शामिल थे। ध्यान रहे कि फोगाट परिवार की बबीता फोगाट को भी पिछली बार भाजपा ने चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो जीत नहीं सकी थी। हरियाणा के मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भी कांग्रेस की टिकट से लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नहीं पाए थे। इस बार कई पहलवान के नाम चर्चा में है। विनेश फोगाट के पति सोमवार राठी तक के नाम की भी चर्चा होने लगी थी। चुनाव है साहब, बहुत कुछ होगा। अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हैं, क्या हो जाएगा, क्या बदलेगा, क्या समीकरण होगा। पहला, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो मामला था, उस पर एक नया सवाल खड़ा और हो सकता है। फिर वही मुद्दा, वही बात चलेगी और लोकसभा में इसका डेंट भी लग चुका है। विनेश और दूसरे रेसलर्स ने भी ब्रिजभूषण के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था, उस इश्यू ने पहले ही 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान अच्छी खासी चर्चा पाई थी, फुटेज मिला था। अब अगर विनेश फोगाट हरियाणा असेंबली इलेक्शन में खड़ी होती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यह मुद्दा फिर से गर्म होगा, बड़ा इलेक्शन इश्यू बन सकता है। हो सकता है पूरा इलेक्शन इसी पे हो जाए। चांसेस आर देयर। अगर हम जट कम्युनिटी और फार्मर्स की बात करें, तो भी नाराजगी बीजेपी के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव में भी इसी का फायदा कांग्रेस को मिला था, इसी डिस्कनेक्ट का। और अब यह देखा जा रहा है कि असेंबली चुनाव में भी यही नाराजगी किस तरफ जाती है। कांग्रेस भी विनेश फोगाट को अपने कैंप में शामिल करने के लिए दिन रात लगी पड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो खुले आम यहां तक कह दिया था कि अगर विनेश एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहती है तो कांग्रेस उनका खुले दिल से स्वागत करेगी, लेकिन परिवार वाले ने बोला कि ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टंट है, उनको अपने करियर पर फोकस करने दीजिए। उस वक्त कह दिया। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि विनेश फोगाट के घर में ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। उनकी जो कजन है ना, बबीता फोगाट, 2019 में हरियाणा असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की टिकट से वो दादर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। लेकिन चुनाव लड़ा था, ये इंपॉर्टेंट है। जीत नहीं पाई थी, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अगर विनेश फोगाट पॉलिटिक्स में आती हैं, तो वो भी दादरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव लड़ेंगी, वहां ताल ठोकेंगी, शायद अपनी कजन बबीता के अगेंस्ट। विनेश फोगाट के राजनीति में आने से हरियाणा की पॉलिटिक्स में काफी उठापटक हो सकती है। उनका खाप पंचायत और फार्मर्स के साथ जुड़े रहना उनके लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस क्रिएट कर सकता है। ये तो होगी पैकेजिंग वाली बातें। विनेश फोगाट ने क्लियर कुछ नहीं बोला है, लेकिन हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। विनेश फोगाट के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करना एक मुश्किल और सोच समझकर फैसला लेने वाली बात हो सकती। मुश्किल क्यों है और सोच समझने की क्या बात है, ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं। दोनों चीजें हैं, दोनों की बात करते हैं। फिर आप मुझे बताना कि विनेश फोगाट को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं। पहला फायदा विनेश फोगाट के लिए यह है कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस उनको मिलेगा। विनेश के पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है, जो कि स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं और जट कम्युनिटी के बीच किसान, सब इनको सपोर्ट मिलेगा। अगर वो पॉलिटिक्स में आती है तो एक ग्रुप उनका साथ दे सकता है और उनकी आवाज बन सकता है। सोशल इंपैक्ट, जेंडर इक्वालिटी, एथलीट वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट जैसे इश्यूज पर भी उनका अनुभव है। पॉलिटिक्स में आने से वो इन मुद्दों पर एक नया पर्सपेक्टिव ला सकती हैं और सोशल चेंज को बढ़ावा दे सकती हैं। तीसरा फायदा है पब्लिक इन्फ्लुएंस। आप सबको पता है कि विनेश फोगाट एक पॉपुलर फिगर हैं। उनका पॉलिटिक्स में प्रेजेंस लोगों के बीच में काफी इंपैक्ट डाल सकता है। वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट कर सकती है, जो अक्सर पॉलिटिक्स में इग्नोर किया जाता है। चौथा फायदा होगा लेगेसी का और एक बदलाव का। पॉलिटिक्स में आने के बाद विनेश अपने स्पोर्ट्स करियर से आगे निकलकर एक लॉन्ग टर्म लेगेसी बना सकती है। वो एथलीट, वो वीमेन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए रिफॉर्म पुश कर सकती है। ये तो कुछ फायदे थे विनेश फोगाट के आने के बाद अगर वो जीत जाती है। कुछ पॉसिबल चैलेंजेस हैं। पहला, उनको चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं। पॉलिटिक्स एक चैलेंजिंग फील्ड है। या उनके सामने ऐसे पॉलिटिशियन होंगे जिनका दिन रात का काम यही है
फील्ड में घुसो, राजनीति करो। उनके लिए कॉम्प्लेक्स दुनिया में नेविगेट कर पाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। पहला चैलेंज ये है। पब्लिक स्क्रूटनी बढ़ जाएगी इनकी। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद ही, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मतलब हमेशा पब्लिक स्क्रूटनी में रहना होता है। उनके जो निर्णय हैं, उनके जो फैसले हैं, जो उनके स्टेटमेंट हैं, जो उनके एक्शंस हैं, वो हर वक्त एनालाइज होंगे, क्रिटिसाइज होंगे, हर वक्त बात होंगी, हैशटैग चलेंगे, ट्रेंड चलेंगे, पोस्ट पड़ेगी, कवरेज मिलेगी, जो एक स्पोर्ट्समैन के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है। फैमिली और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगे। पहली बात, जैसे ही उनकी जो कजन है बबीता फोगाट के साथ देखा गया, जैसे ही उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की तो उनकी फैमिली में टेंशन बढ़ जाता है। अगर विनेश और बबीता एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट करेंगे तो पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी स्ट्रेन आएगा, टेंशन आएगा, हो सकता है कि बात बहुत बिगड़े। तो बैलेंसिंग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए पॉलिटिक्स जो है वो एक डिमांडिंग करियर है जो टाइम, एनर्जी और फोकस मांगता है। इससे वो अपने पर्सनल लाइफ और रेसलिंग या स्पोर्ट्स के ऑनगोइंग जो कमिटमेंट है उसके साथ बैलेंस करना चैलेंजिंग हो सकता है। फिलहाल उन्होंने बोला संन्यास ले रही हूं, लेकिन हो सकता है संभवतः वो इस पे विचार भी कर सकती है। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो अप एंड डाउन चल रहा है इस समय, लेकिन अभी तक तो यह है कि वो संन्यास लिया है। विनेश फोगाट के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करना अच्छा है या नहीं है, ये उनकी पर्सनल एस्पिरेशन है। पॉलिटिकल चैलेंजेस के सामना करने की तैयारी और उनकी पॉपुलैरिटी को पॉजिटिव चेंज के लिए लिवरेज करने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर वो सच में फर्क डालना चाहती हैं और पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ कर चलने के लिए तैयार हैं तो उनके लिए एक मीनिंगफुल नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। लेकिन जरूरी है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर को अच्छे से समझकर ही पॉलिटिक्स में कदम रखें। कमेंट बताइए आपका क्या सोचना है। अमित शाह का दौरा रद्द हो गया, इस पे बात कर बताता हूं मैं आप। अमित शाह को रविवार 1 सितंबर को हरियाणा में जिंद की सभा में शामिल होना था। प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित जन आशीर्वाद रैली में शाह मुख्य अतिथि थे, लेकिन एक दिन पहले उनका कार्यक्रम रद्द हो जाता है। वह जिंद की सभा में नहीं जाते हैं। अब सवाल यह है कि अमित शाह का दौरा रद्द क्यों हो गया। ऐसा नहीं है कि 1 सितंबर को वो किसी दूसरे बहुत बड़े कार्यक्रम में जाकर के शामिल होने वाले थे या फिर कोई एक ऐसी इमरजेंसी बैठक आ गई छोड़ के ही जाना पड़ा। ऐसा कुछ था भी नहीं जिसकी वजह से वो नहीं गए, ऐसा भी कुछ नहीं है। 1 सितंबर को उनके किसी कार्यक्रम की सूचना नहीं है, तभी तो कहा जा रहा है कि वो प्रदेश कमेटी के कामकाज से काफी नाराज हैं। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के नेताओं और कुछ इधर उधर के दूसरे नेताओं को भाजपा में शामिल किए जाने से वो खुश नहीं है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि जिंद की सभा में जजपा के 3 नेताओं को भाजपा में शामिल करने की खबर मिलने के बाद शाह ने बोला कार्यक्रम रद्द करो मेरा। उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। बताया जा रहा है कि शाह ने कहा कि भाजपा अपने नेताओं के दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, इसलिए किसी बाहरी नेता को शामिल कराने की जरूरत नहीं है। ये भी कहा गया कि भाजपा में शामिल होने वालों में एक गंभीर अपराध के आरोपी भी हैं। इसके लिए भी शाह ने मना किया था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पहल पर सभी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को भी भाजपा में शामिल कराया गया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अमित शाह का दौरा रद्द होने के बाद भाजपा की रैली के पोस्टर से उनकी फोटो हटा दी गई। भाजपा ने सोशल मीडिया पर जो पोस्टर जारी किया उसमें नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा के साथ प्रदेश के नेताओं की फोटो थी, लेकिन अमित शाह का फोटो नहीं था, नदारत था। ये भी बड़ी अजीब बात है। बता दिया। चुनाव आयोग टोटका कर रहा है, क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे। वजह ये है, एक हैरानी की बात है, पिछले 1 साल में जितनी बार चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान किया, तारीखों का ऐलान किया, उतनी बार उसने उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया, फेर फेर किया। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूं। शुरुआत में करूंगा ताजा मामला जो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का ही है। चुनाव आयोग ने सभी पक्षों से बात की, सारे स्थितियों का आकलन किया और 1 अक्टूबर को बोला कि भैया इलेक्शन होगा, वोट पड़ेंगे, वोट डालिए। तारीख की घोषणा के 1 हफ्ते बाद कहा जाने लगा कि बहुत सारी छुट्टियां हैं भाई साहब, विश्नोई समाज का बहुत बड़ा त्योहार है, इसमें भी भाजपा ने चिट्ठी लिखी, बोले मतदान की तारीख को टाल दीजिए। आयोग ने टाल दी। सवाल यह है कि भाजपा की टीम जब चुनाव आयोग से मिली तो उसने तारीखों के बारे में कोई सुझाव दिया था क्या? उसने अक्टूबर में आने वाले त्योहारों की जानकारी थी? उससे बड़ा सवाल है कि आयोग पर बन जाता है कि उसने कैसे ये नहीं सोचा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और विश्नोई लोगों का त्योहार है जिसके लिए वो राजस्थान जाते हैं, या 3 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती है और शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा है, या कि 28-29 सितंबर को शनिवार रविवार की छुट्टियां हैं। क्यों नहीं सोचा? ये तो जानकारी होती है ना। अब लोग कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ करके तारीख रखी गई हो ताकि बाद में इसको बढ़ा करके विश्नोई समाज को एक मैसेज दिया जा सके। देखिए कितना ध्यान रखा जाता है। जो हो, हरियाणा मतदान की जो तारीख है 1 से बढ़कर के 5 अक्टूबर हो गई है और इस वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी 8 अक्टूबर तक नतीजों के लिए इंतजार
करना होगा। तो पहले भी ऐसा हो चुका है। पिछले साल दिसंबर में 5 राज्य के चुनाव के समय वोटों की गिनती 3 दिसंबर को रखी गई थी, लेकिन उस दिन रविवार था। ईसाई बहुल मिजोरम में लोगों ने रविवार को मतगणना रखने पर विवाद कर दिया। बोले कि यार क्या मतलब है। इस वजह से मतगणना की तारीख बदली। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में 3 दिसंबर को, मिजोरम में 4 दिसंबर को वोट की गिनती हुई। ये चुनाव आयोग की कार्य क्षमता और योग्यता पर भी बड़ा सवाल उठा उस वक्त। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भैया चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सब नौसिखियां हैं क्या इसके अंदर, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन नहीं, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक है, अपने ओपिनियंस को रखती है। तो मैंने सोचा कि आप तक इस बात को पहुंचाऊं, खबर को पहुंचाऊं, उनके ओपिनियन के जरिए ही सही एक फैक्ट मैंने आपके सामने मैंने रखा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये ओपिनियन पहुंचे, वो अपने ओपिनियन मुझ तक पहुंचाएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।